नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले 3 सेशंस में हमने 3 महत्वपूर्ण जनरल की चर्चा की। पहला क्लाइव, उसके बाद मैंने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया, क्या उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं। फिर हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस पे चर्चा की, बताया किस तरह से उन्होंने शक्तियों का पृथक्करण किया, किस तरह से उन्होंने इंडियन जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया। उन सब की चर्चा के बाद आज हम जो अगला गवर्नर जनरल ले रहे हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका जो कार्यकाल है वो है 1798 से 1805। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है। विलियम बेंटिक से उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो क्या कारण था इसको हम आगे बताएंगे, विलियम बेंटिक को जब पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल वेलेस्ली पे फोकस करते हैं। तो वेलेस्ली का जब वो आता है भारत, उसके 2 महत्वपूर्ण गोल थे। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत सारे देसी राज्यों से घिरा हुआ था, उनसे उनको खतरा था, तो राज्य को सुदृढ़ता भी प्रदान करने के लिए उसका विस्तार आवश्यक था। दूसरा, फ्रांस का उस समय भय था, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन पारंपरिक शत्रु थे। तो उस भय की वजह से उस नेपोलियन का उस समय चरम था, तो आशंका ये थी कि नेपोलियन जो है भारत पर आक्रमण कर सकता है। मिस्र के रास्ते, मिस्र तक वो पहुंच गया था और रूस से साठ गांठ करके वो भारत पर आक्रमण करने की तैयारी भी कर रहा था। इस बात का भी डर था। तो इस वजह से भी सभी जो राज्य थे वहां पे विस्तार करके एक बड़े शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करना आवश्यक था। इस नीति के साथ, इस विजन के साथ वेलेस्ली अपने कार्यों को अंजाम देता है। तो फ्रांस का भय को समाप्त करना, ये 2 मुख्य उसके उद्देश्य थे। क्लियर? देखिए, जब भारत वो आता है, उसकी जो उस समय की राजनीतिक स्थिति थी, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये जो पिंक के वाला जोन है, ये बंगाल, ये आप देखिए बिहार का इलाका, ये कुछ आपको देख रहे हैं उत्तरी सरकार का इलाका उड़ीसा का, ये मैसूर का थोड़ा सा भाग कर्नाटक, यही इतने इलाके ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। बाकी आप ये देख रहे हैं जो पीला वाला इलाका, एक ये विशाल मराठा साम्राज्य था उस समय, जिसमें कई सारे सरदारों से मिलकर बना था। पेशवा जो इनका मुख्य सरदार था, वो यहाँ पे पूना में उसका कार्यालय था, उसकी राजधानी थी। इसके अलावा नागपुर में भोसले थे, और आप देखेंगे ये बड़ौदा, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। इस तरह से ग्वालियर में सिंधिया थे। तो एक बड़ा मराठा साम्राज्य दिखाई दे रहा है, राजपूतानों का ये क्षेत्र है। कुल मिलाकर एक इन सब साम्राज्य पे अपना विस्तार करना एक चुनौती थी लॉर्ड वेलेस्ली के लिए, जिसको उसने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कैसे दिया ये देखते हैं। अवध की जहां तक बात है, अवध नियंत्रण में था इनके, कर्नाटक भी इनके नियंत्रण में था। लेकिन इन सभी राज्यों पे कैसे वो सहायक संधि के माध्यम से सहायक संधियां थोपते हैं और इन क्षेत्रों में अपना विस्तार करते हैं, वो हम लोग एक एक करके भी देखते हैं। सहायक संधि क्या थी इसको भी समझेंगे। वेलेस्ली के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार, अंग्रेजों का मैसूर से युद्ध, और द्वितीय एंग्लो मराठा वार। ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध दिखाई देते हैं उस दौरान। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार की अगर बात करें, हाँ, इसके अलावा सहायक संधि पे हम लोग चर्चा करेंगे। इन 2 युद्धों के अलावा सहायक संधि के द्वारा किस तरह से विस्तार करते हैं, इसका क्या प्रभाव रहा, देसी राज्यों पर क्या प्रभाव रहा, ईस्ट इंडियन कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके गुण दोषों की चर्चा करेंगे। सहायक संधि का एक बार हम देख लेते हैं किन किन राज्यों के साथ उसने सहायक संधि की थी। इसका प्रारंभिक परीक्षा में क्रम भी पूछ लेते हैं, कौन कौन से राज्यों से संधि की थी और क्रम क्या था। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, इस तरह से करके
ये राज्य थे जहां से उन्होंने, जिन जिन राज्यों से सहायक संधि की मुख्य तौर पर। पेशवाई मराठा, सिंधिया, गायकवाड़, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद, अवध। ठीक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार से। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार की पृष्ठभूमि 1799 में बनती है और 1799 में ही युद्ध हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, कार्नवालिस के टाइम पे तृतीय एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1789 से 92 में। और इस युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा, आधा से ज्यादा राज्य टीपू खो देते हैं। उस अपमानजनक संधि को टीपू भूल नहीं सके थे और अपने राज्य, जो आधा राज्य वो गंवा चुके थे, उसको वो फिर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसकी तैयारी में लग जाते हैं। उनको ये बात पता भी थी कि अभी हम भले ही कमजोर हो गए हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से मिटाना चाहेगा ब्रिटिश साम्राज्य और कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो हमें एक तो अपने प्रतिशोध, अपने अपमान का बदला लेना है, दूसरे हमें उस खोए हुए राज्य को वापस पाना है। तो उसकी तैयारियों में टीपू लग जाते हैं। मैसूर के शासक टीपू कई राज्यों में, कई विदेशी राज्यों में दूध भेजते हैं। उनमें एक मॉरिशस था, फ्रांस में अपना दूध भेजते हैं, अफगानिस्तान में अपना दूध भेजते हैं। और इन सब से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपना समर्थन मांगते हैं कि हम संघर्ष के दौरान, हम अपनी जो जिस तैयारी में लगे हैं, आप हमारा समर्थन करिए। फ्रांस का भी यूरोप में दुश्मन था ब्रिटेन, तो ये समर्थन देने की बात तो बोलता है, आगे समर्थन देता है नहीं, अभी देखेंगे। मॉरिशस, इसने तो समर्थन दिया, इसने कुछ बेड़े भेजे भी, लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं रहे। इसी तरह से अफगानिस्तान ने भी आश्वासन दिया। और क्या करता है टीपू? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। उस दौरान फ्रांस के जैकोबिन क्लब का समर्थन करता है। एक तरह से वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तैयारियों में लगा था, अपने शस्त्रागारों को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करता है, बहुत सारे यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त करता है। लेकिन इसके बावजूद जब युद्ध की शुरुआत होती है, तो अंत में ये श्रीरंगपट्टनम में जब घेर लिया जाता है, वहां पर ये लड़ते हुए मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है। और इसके जब ये पराजित हो जाता है, तो मैसूर राज्य को कई टुकड़ों में कर दिया जाता है। मैसूर राज्य का, चूंकि जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होने से पूर्व ही निजाम और मराठों को तोड़कर अपनी तरफ करते हैं अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों को अपनी साइड मिलाती है, और मिलाने के लिए उसने क्षेत्र का लालच दिया था, क्षेत्र का लालच देती है। तो जब युद्ध समाप्त होता है, तो कुछ क्षेत्र निजाम को दे दिया जाता है, कुछ भाग मराठों को दे दिया जाता है। जो बीच का मुख्य भाग मैसूर का बचता है, वहां पे वाडियार वंश के जो राजा थे, उनके अल्पवयस्क शासक को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, और इससे सहायक संधि कर ली जाती है, और इसकी संप्रभुता ले ली जाती है सहायक संधि के माध्यम से। ठीक। इस तरह से मैसूर राज्य पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है। पूरी तरह से विलय नहीं करता, लेकिन सहायक संधि ऐसी संधि थी जो कि किसी भी राज्य की संप्रभुता को नष्ट कर देती थी, और पूर्ण रूप से वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता था। कैसे हो जाता था, क्या थी सहायक संधि, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो है, दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था इस दौरान कंपनी का, वो हुआ था मराठों से। जैसा कि हमने बताया था, वारेन हेस्टिंग्स टाइम में पहला आंग्ल मराठा वार हुआ था 1775 से 82 तक। ठीक। उसके बाद जो संधि होती है, सालबाई की संधि,
उससे लगभग 20 वर्षीय युद्ध विराम दिखाई देता है। 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं होता है। कंपनी अपने आप को इस दौरान मजबूत करती रही, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाती रही, लेकिन मराठे इस दौरान कोई बहुत प्रगतिशील कार्य करने की जगह, अपने आप को मजबूत करने की जगह, ये आपसी संघर्षों में उलझे रहते हैं। इनके जो सरदार थे, इनको किसी तरह से जो जब तक नाना फडणवीस जीवित रहते हैं 1800 तक, तब तक तो वो किसी तरह से इनको यूनाइट करके रखते हैं, लेकिन नाना फडणवीस की 1800 में जब मृत्यु हो जाती है तो इनके बीच से कहा जाता है कि सयानापन, सूझबूझ चली जाती है। अब सारे सरदार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इन्हीं आपसी झड़प, आपसी युद्धों के दौरान होता क्या है कि होलकर जो होलकर थे एक सरदार, इनके भाई थे बिट्ठू जी। बिट्ठू जी की हत्या कर देते हैं मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय इनकी हत्या कर देते हैं बिट्ठू जी की, इसी रंजिश संघर्ष के दौरान। इनकी हत्या से माहौल पूरा पलट जाता है। बाजीराव द्वितीय वैसे भी एक कमजोर पेशवा थे। होलकर ने पेशवा पर आक्रमण किया, सिंधिया भी पेशवा का साथ देते हैं, लेकिन उन दोनों की संयुक्त सेना को होलकर पराजित कर देते हैं। जब पेशवा को पराजित कर देते हैं तो पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय, ये भागकर पूना प्रेसिडेंसी जो थी वहां पे चला जाता है। कंपनी की जो पूना प्रेसिडेंसी थी वहां जाके शरण लेता है। ये कहता है कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे साम्राज्य, मेरे राज्य की। तो अंग्रेज तो इस मौके के तलाश में थे कि कब हमें मराठा राज्य में हस्तक्षेप करने का अवसर मिले। वो अवसर बाजीराव द्वितीय इन्हें प्रदान कर देता है, होलकर की हत्या करके। अब जब ये पहुंचता है ब्रिटिशर्स के पास, कंपनी के पास, तो बेलेजली कहता है अब ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको पेशवा बनाए रखने में हम मदद करेंगे। अच्छा, जब ये बाजीराव द्वितीय यहां शरण में चला जाता है तो होलकर ने जो है विनायक राव को पेशवा बना दिया था। विनायक राव को पेशवा बना दिया था। ठीक, ऐसे में इनसे बसीन की संधि करते हैं। कंपनी इनसे 1802 में बसीन की संधि करती है। ये एक तरह की सहायक संधि ही थी। बसीन की संधि में क्या तय होता है? पहले तो इनसे कहते हैं कि तुम 26 लाख रुपए मुझे वार्षिक पेंशन दोगे। ठीक, कंपनी को वार्षिक पेंशन दोगे तुम। सूरत भी ले लिया इनसे, सूरत तुम मुझे दे दो, कंपनी कहती है। इसके अलावा सहायक संधि की वो शर्तें थोपी जाती हैं जो आगे चल के और आने वाले राज्यों से की गई या मैसूर से की गई। ठीक, सहायक संधि में वही था, हम आगे भी चर्चा करेंगे सहायक संधि के क्या प्रावधान रहते थे कि ब्रिटिश रेजिडेंट रख देना, एक ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रख देना जिसका खर्चा वो राज्य उठाएगा। ये सारी शर्तें थी जिसकी हम आगे भी सहायक संधि को जब हम अलग से बताएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, ये संधि हो जाती है 1802 में पेशवा से। अब जो इनके सरदार हैं उन सबसे भी अलग अलग संधि की जाती है, क्योंकि इसने संधियां स्वीकार तो कर ली, पेशवा ने बशीन की संधि से सहायक संधि स्वीकार तो कर ली, लेकिन जब उसकी संप्रभुता चली गई तो उसको ये बात एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो युद्ध की तैयारी में लग जाता है। युद्ध में पेशवा का साथ देता है सिंधिया, लेकिन इनसे अलग रहते हैं गायकवाड़ और भोसले। ये दो, चूंकि भोसले तो पहले ही राइवलरी कर चुका था, इसके भाई की हत्या कर देता है पेशवा, तो ये खुला विद्रोह कर देता है। गायकवाड़ भी इस खुले संघर्ष में नहीं आता। ये लोग भी विरोध करते हैं सहायक संधि का, लेकिन सेपरेट रूप से करते हैं। सिंधिया पेशवा के साथ युद्ध के मैदान में आता है, पराजित होता है। इससे तो पहले ही संधि कर ली गई थी,
बसीन की संधि। अब सिंधिया से भी संधि की जाती है दिसंबर में, 17 दिसंबर को इनसे की जाती है सिरजी अर्जुन गांव की संधि। ये भी सहायक संधि थी। सिरजी अर्जुन, ये आप प्रारंभिक परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं, खासकर यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में, तो ध्यान रखिएगा। इनसे 17 दिसंबर 1803 को सिरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली जाती है। ये भी एक सहायक संधि थी। इनकी भी कहानी खत्म, ये भी दिन तो स्वीकार कर लेते हैं। 18 दिसंबर को भोसले से संधि की जाती है। भोसले से देवगांव की संधि। सर ये संधि पहले हुई थी। ये जो 17 दिसंबर को जो संधि है ये 1803 में, ये भोसले से होती है। ठीक है, ये 1700 दिसंबर की जो संधि है ये भोसले से होती है। और जो इस संधि का नाम है, जिस स्थान पे संधि होती है, वो है देवगांव की संधि बोलते हैं इसे। ठीक, देवगांव की संधि पहले होती है। ये थोड़ा सा क्रम मैंने उल्टा हो गया था। 17 दिसंबर 1803 को भोसले से, इनके ये नागपुर के सरदार थे, नागपुर क्षेत्र के भोसले नागपुर के मराठा सरदार थे। इनसे देवगांव की संधि कर ली जाती, ये भी एक सहायक संधि थी। उसके बाद 30 दिसंबर को सिंधिया से होती है सिरजी अर्जुन गांव की संधि। सिरजी अर्जुन गांव की संधि ये सिंधिया से होती है। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखिएगा। 30 दिसंबर 1803 को ये भी सहायक संधि थी। ये सब पराजित हो रहे हैं और सहायक संधियां स्वीकार करते जा रहे हैं। उसके बाद पेशवा से पहले ही हो चुकी थी, भोसले से हो गई, सिंधिया से हो गई, अब बच रहे हैं गायकवाड़। तो गायकवाड़ से 1804 में इनको अंत में, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे, होलकर गायकवाड़ ये लोग स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे, तो होलकर से जो संधि होती है वो थी राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि ये होलकर से होती है। संधियां जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, और पूछी जाती हैं क्रम से मिलाने के लिए। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कितनी बार भी पढ़ लो, तो आप लोग ये अच्छे से, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि, जिन स्थानों पे संधियां होती थी वो उसी नाम से वो संधि बोली जाती थी। ये 1804 में होती है, लास्ट में सबसे। तो इस तरह से एक एक मराठा सरदारों से संधियां करके इनकी संप्रभुता समाप्त कर दी जाती है सहायक संधि के माध्यम से। कौन कौन सी की गई एक बार फिर से क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले बसीन की संधि होती है, पेशवा से। उसके बाद होती है भोसले से देवगांव की संधि। फिर सिंधिया से होती है सिरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक, और उसके बाद लास्ट में होती है होलकर से राजपुर घाट की संधि। ठीक, राजपुर घाट की संधि 1804 में। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। दोनों युद्धों में बेलजली को सफलता मिलती है और सहायक संधि थोप करके वो अपने साम्राज्य का एक तरह से विस्तार करता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पूर्ण रूप से उनका विलय नहीं करता है, लेकिन सहायक संधि थोप के उनकी संप्रभुता ले लेता है। अब दो बड़ी चुनौतियां समाप्त। इससे क्या हुआ, मैसूर को समाप्त करने से दक्षिण में अब उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। मराठा को मराठा से संधियां करके मराठा सरदारों से उसने पश्चिम और इधर राजपूत क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि राजपूत जो भी थे वो
मराठों की अधीनता स्वीकार करते थे। तो इस तरह से एक बड़े क्षेत्र पर इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक अधिकार हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। अवध अवध से भी एक सहायक संधि थोप दी जाती है। इसी तरह से अवध तो पहले ही उसके नियंत्रण में था और बहुत आसानी से सहायक संधि वहां का नवाब स्वीकार कर लेता है। कुछ और छोटे छोटे राज्य थे जैसे तंजौर, रुहेलखंड, इन सब का विलय कर लिया जाता है सीधे सीधे बेलजली के द्वारा। तो एक बड़ा साम्राज्य दिखाई देगा जब इन सारे क्षेत्रों को, जो मैंने मैप में दिखाया था कि एक थोड़े से क्षेत्र में विस्तार था कंपनी का, अब एक बड़े क्षेत्र में उसका साम्राज्य विस्तार हो जाता है। इस तरह से इन सारी शक्तियों को एक एक करके हरा देने से फ्रांस का भय भी समाप्त हो जाता है उसे। तो इन दोनों मोर्चों पे वो सफलता हासिल करता है, साम्राज्य विस्तार के मोर्चे पर भी और फ्रांस के भय को समाप्त करने में भी। अब हम लोग जो है इसके दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी थी साम्राज्य विस्तार की, राज्यों की संप्रभुता छीन लेने की, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, इसको देखते हैं ये क्या था, इसके प्रावधान क्या थे। सब्सिडियरी अलायंस इसको देखते हैं। ठीक, ये पहली बात, ब्रिटिश सुप्रीमेसी पे यह संधि होती थी, यानी इसमें ब्रिटिश सर्वोच्च होता था, वो अपनी शर्तों पे संधि करता था। ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांतों पर यह संधि होती थी, क्योंकि जो भी शर्तें होती थी ब्रिटिशर्स अपने अनुसार, अपने बेनिफिट के अनुसार निर्धारित करते थे। ठीक, ब्रिटिश सर्वोच्चता पर आधारित थी। प्रावधान क्या थे? तो सबसे पहले जिस राज्य से संधि होती थी वहां एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा और उसी के नियंत्रण में एक सेना, एक मिलिट्री का जो खर्च होगा, इसका जो खर्च होगा वो स्टेट उठाएगा, वो राज्य उठाएगा, पूरा का पूरा खर्च राज्य उठाएगा। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सेना स्थापित हुई और जो उनकी अपने राज्य की जो सेना थी, पारंपरिक सेना थी, वो भंग हो गई। इससे भी एक वो आता है, एक समस्या ये खड़ी होती है कि जो वहां के अपने सैनिक होते थे फिर वो अराजक कार्यों में, भ्रष्टाचार, डकैती, लूटमार, इन सब में वो शामिल हो जाते थे जब उनकी नौकरियां चली जाती थी। तो ठीक है, मिलिट्री रहेगी, ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो राज्य किसी भी बाहरी राज्य से अगर कोई भी संधि की शर्तें करेगा, कोई भी ट्रीटी करेगा, वो तो उस रेजिडेंट से, यानी कि कंपनी से पूछ कर ही करेगा, उसकी अनुमति के बिना वो कोई युद्ध या शांति जैसी कोई भी शर्तें स्थापित नहीं कर सकता था किसी दूसरे राज्य से। कोई भी ट्रीटी करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेकर, ठीक, किसी भी बाहरी राज्य से। अब इसकी संप्रभुता खत्म, आप स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति नहीं निर्धारित कर पा रहे हो, कोई भी राज्य। अगला क्या हुआ, इसने बोला कि हम आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन उसमें एक क्लास था कि अगर कोई आंतरिक किसी तरह का संघर्ष होता है तो उससे निपटने में, हम आंतरिक विवादों से निपटने में हम आपका साथ देंगे। और इस तरह से इसके माध्यम से जो इसके आंतरिक मामले थे उसमें भी हस्तक्षेप देने लगे रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट और कंपनी। ठीक, तो आंतरिक मामलों में भी, आंतरिक इनकी जो निजता थी वो भी खत्म हो गई, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी देने लगे ये। एक और इसमें प्रावधान था कि कंपनी के किसी शत्रु को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देंगे, शत्रु को राज्य में बसने की अनुमति नहीं। खास तौर पर यूरोपियन, किसी भी अन्य यूरोपियन को, कंपनी के अलावा किसी भी अन्य यूरोपियन को भी बसने की अनुमति नहीं थी राज्य में, उनके साथ किसी तरह की संधि करने या बसने की अनुमति नहीं। ठीक,
की अनुमति नहीं। अब कंपनी ने कहा कि अगर आपका किसी राज्य से विवाद होता है तो हम आपका उसमें सहयोग करेंगे, हम आपको सैन्य सहायता देंगे। ये इस तरह का आश्वासन दिया कंपनी ने। लेकिन इस तरह से देखेंगे तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप से लेके बाह्य संप्रभुता तो इनकी चली ही गई वैदेशिक मामलों में। ये इसके प्रावधान थे। अब इस प्रावधान का नतीजा क्या हुआ, इसके गुण दोषों की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके जो गुण दोष हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रभाव है, प्रभाव वो देखते हैं। इसका प्रभाव कंपनी पर क्या पड़ा। तो कंपनी को तो इससे लाभ हो रहा है, सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, साम्राज्य विस्तार हुआ, कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ और बिना किसी खर्च के, सीमित खर्च में, क्योंकि सेना जो रखी जाती थी उसका खर्च स्वयं राज्य उठाते थे, जिस राज्य में वो सेना रखी जाती थी। ठीक, इसके अलावा सभी राज्य, छोटे छोटे राज्य अब यूनाइट होकर कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन सबको यह कह दिया गया था कि आप बाहरी राज्यों से, अन्य राज्यों से युद्ध या संधि की कोई भी शर्तें बिना कंपनी की अनुमति के नहीं करोगे। ठीक, तो इनके यूनाइट होने की संभावना खत्म हो गई, राज्यों के यूनाइट होने की संभावना खत्म। और क्या हुआ, इससे फ्रांस का भय भी समाप्त हो गया। जब इतना साम्राज्य विस्तार हो गया, यूरोपियों को, किसी भी यूरोपीय राज्य से, यूरोपीय आर्मी से, किसी भी अन्य राज्य के, ब्रिटेन के अलावा, कंपनी के अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति से कोई भी अगर इनको समझौता करना था तो उसके लिए स्पष्ट मनाही थी कि आप किसी भी अन्य यूरोपीय से किसी भी तरह की संधि शर्तें या उनको हम अपने राज्य में नहीं बसाओगे। तो फ्रांस का भय भी समाप्त हो गया, क्योंकि नेपोलियन पूरी तैयारी में था, मिस्र तक आ चुका था, रसिया से संपर्क साध रहा था। लेकिन जब इस तरह से भारत के किसी राज्यों में उसे संभावना नहीं दिखी कि वह हस्तक्षेप कर सके, तो यह डर खत्म हो जाता है, उसे कहीं अवसर नहीं मिलता। ठीक, फ्रांस का भय समाप्त हो गया। अब जो एक कहा जाता है ना कि भारत को उसने भारत के राज्यों के संसाधनों से ही या उनको एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करके ही उसने जीत लिया। तो अब ये था कि इनको एकत्र होकर कोई योजना नहीं बनाने देंगे, हाँ, लेकिन इन सब राज्यों का इस्तेमाल करके वो आने वाले टाइम में अपने राज्य को और मजबूत करेंगे और उसका विस्तार करेंगे। ठीक, अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट जो था वो भारत पर पड़ा, भारतीय राज्यों पर। तो इसके जो गुण हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से हैं, इसके जो दोष हैं वो भारतीय साम्राज्य के दृष्टिकोण से, भारतीय राज्यों के दृष्टिकोण से। ठीक, भारतीय राज्यों की संप्रभुता चली गई, पहला सबसे बड़ा लॉस तो यही हुआ। दूसरा क्या हुआ, उनका लॉस हुआ, दूसरा ये लॉस हुआ उनका कि उनकी सेना जो थी वो भंग हो गई, सेना के खर्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना शुरू किए, टैक्स बढ़ाए, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ाई उन्होंने उस ब्रिटिश सेना की खर्च के पूर्ण करने के लिए। तो इससे जनता में असंतोष भी हुआ, असंतोष बढ़ा, ये समस्या अलग हुई, अलोकप्रिय हुए। ठीक, किसी भी मोर्चे की संभावना खत्म कर दी, मोर्चे की संभावना खत्म हो गई। ठीक,
इस तरह से देख रहे हैं कि वेलेजली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को एक आकार दे दिया। कहते हैं कि एक इतिहासकार का कथन है कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव क्लाइव ने रखी, जिसको वारेन हेस्टिंग्स ने जिस नींव को मजबूत किया, फिर उस पर लॉर्ड कार्नवालिस ने इमारतों का निर्माण किया, उन इमारतों को पूरा करने का कार्य वारेन हेस्टिंग्स ने किया, जिसे कि आने वाले गवर्नर जनरल्स ने और मजबूत किया और उसका रंग रोगन किया और उसे सुसज्जित किया। ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन में हमने लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उस पर चर्चा की। अब उम्मीद करते हैं अगर सहायक संधि से कोई प्रश्न आ जाए, सहायक संधि क्या है, उसके क्या प्रावधान थे, या उसने किस तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संकल्पना को मजबूती प्रदान की, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक, प्रीलिम्स में भी अगर जो क्वेश्चंस बनते हैं, संधियां जैसे मैंने बताई मराठों के साथ जो की गई, उनका क्रम कौन से किससे पहले कौन सी संधि की गई, अगर प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको भी आप लोग करने की स्थिति में रहेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक नए गवर्नर जनरल के साथ आएंगे, चर्चा करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मेरे सेशन को शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, जितने लोग अभी ने नहीं किया सब्सक्राइब वो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।